गुड मॉर्निंग। ये मैग्नेटिज्म का थर्ड लेक्चर है जो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। मैग्नेटिज्म का थर्ड लेक्चर। मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा रहे थे? तो मैग्नेटिज्म में हम बात कर रहे थे बायोट-सावर्ट्स लॉ में। बायोट-सावर्ट्स लॉ में मैंने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड कैलकुलेट करना सिखा दिया है, और अगर एक सर्कुलर लूप होगा तो उसके कारण फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब अपने को क्या करना है, ये जो हमने कंसेप्ट सीखा था ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सर्कुलर लूप, इन पे मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में देखो, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो क्या है कि अगर इस तरह का एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पर अगर पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस होता है डी, ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। तो पी पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला है जो हमने क्या किया था, पी पॉइंट पर फील्ड के लिए डराइव किया था। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कभी भी ये जो करंट कैरिंग वायर है, अगर उसके एक्सिस में कोई पॉइंट रहे ना, जैसे यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, इस करंट कैरिंग वायर के एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट रहेगा, तो वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, जीरो होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, फिर इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि अगर इस तरह का हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सिस में कोई पॉइंट है P, इसके सेंटर से यहाँ की दूरी है मान लो x, और इसका रेडियस है अगर r, तो इसके कारण, इस करंट कैरिंग लूप के कारण P पॉइंट पर जो फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ आया था, B का वैल्यू आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर 3/2। अच्छा, अब ये एक्सेस वाले पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका सेंटर वाला पॉइंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर पर, तो सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू जीरो रख दोगे। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो जीरो हो गया, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये क्यूब वाला टर्म अगर कैंसिल आउट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा यहाँ पर एक 2 भी आता है, ऐसे 2 भी आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये क्या है, अगर इस तरह से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, इसी में एक और एप्लीकेशन इसका होता है, कभी कभी ये जो सर्कल होता है, कभी कभी ये जो सर्कल होता है वो पूरा सर्कल नहीं मिलेगा। तो अगर सर्कल पूरा नहीं है, मान लो ये जो सर्कल है, ये सर्कल अगर पूरा नहीं है, कुछ एंगल अगर इसने सबटेंड किया हुआ इस तरह से, कोई थीटा एंगल अगर इसने सबटेंड किया हुआ है करंट कैरिंग वायर, और इसके सेंटर पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बस आप ये कर देना, थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला वही रहेगा, बस थीटा अपॉन 2 पाई यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो आज क्या करते हैं ना, ये सारे जो कंसेप्ट है उसको मिला के कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, सपोज इस तरह से क्वेश्चन है। ऐसा बोला गया है कि यहाँ से यहाँ का रेडियस है पॉइंट ए का, यहाँ से यहाँ का रेडियस है पॉइंट बी का, और यहाँ से यहाँ का रेडियस है पॉइंट सी का। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया या पी पॉइंट जो भी हो गया। सपोज इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ गया, यही आई अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब पूछा गया है फॉर दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना है, पी पॉइंट पर नेट फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब पी पॉइंट पर नेट फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक्चुअल में अगर सोचोगे ना, मेरे पास कितने वायर्स हैं, ये मान लो ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया, ये वायर 3 हो गया,
ये वायर 4 हो गया, ये वायर 5 हो गया और ये वायर 6 हो गया। मतलब मेरे पास टोटल क्वेश्चन में 6 वायर्स है। अब अगर मेरे को नेट फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, सारे वायर्स के कारण जो फील्ड है ना उनको वेक्टरली ऐड कर देंगे। तो उनको जब मैं वेक्टरली ऐड करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 3 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 4 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 5 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 6। इन 6 वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, उनको वेक्टरली अपने को क्या करना है, ऐड करके फाइंड आउट करना है। अब वेक्टरली ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो देखो ये जो वायर 1 है, पॉइंट पी जो है वो उसके एक्सेस में रखा हुआ है क्या, वायर 1 के एक्सेस में पॉइंट पी रखा हुआ है, मैंने अभी बताया था। इस तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इसके एक्सेस में अगर कोई पॉइंट है वहां पर फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। तो वायर 1 के लिए पॉइंट पी एक्सेस में है, वायर 3 के लिए पॉइंट पी एक्सेस में है और वायर 5 के लिए पॉइंट पी एक्सेस में है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 0 है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 3 0 है और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 5 ये भी क्या है, 0 है। मतलब पी पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 4 आएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, 3 वायर्स को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन वायर के एक्सेस में है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के एक्सेस में कोई पॉइंट होगा तो वहां पर तो फील्ड 0 पहले से ही आ जाएगा। अब वायर 2 के लिए अगर आप देखोगे तो देखो वायर 2 में ये क्या है, ये एंगल अपने को पता है कि एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर 2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, पहले ना अपन डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं फिर अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। वायर 2 के लिए अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो वायर 2 में करंट जो है वो उस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो राइट हैंड जब रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो थंब जो है वो प्लेन से बाहर आ रहा है। मतलब बिकॉज ऑफ वायर 2 के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डॉट है। वायर 2 के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डॉट है। अच्छा, वायर 4 के लिए अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो वायर 4 में अगर देखोगे तो वायर 4 में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। वायर 4 में अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसके अकॉर्डिंग फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लेन के अंदर हो जाएगा। तो प्लेन के अंदर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वायर 3 क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, वायर 6 के बारे में अगर बात करें तो वायर 6 के लिए भी वो क्या हो रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। वायर 6 में अगर देखोगे तो वायर 6 में भी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डॉट बन के बाहर आ जाएगा। मतलब W6 जो है, सॉरी ये W4 था, W4 वायर क्रॉस है और W2 और W6 वायर जो है वो डॉट है। इसका मतलब अगर मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो दूसरे डायरेक्शन को मेरे को ऑटोमेटिकली नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, W2 वायर और W6 वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड में उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और W4 वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है तो उसको क्या कर लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूं, मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ वायर 2। अब एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, थीटा। तो थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई और म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ पे रेडियस कितना है, पहले वाले सर्कल के लिए W2 वायर के लिए रेडियस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ a का है, इसको मैंने प्लस में रखा। B4 के लिए जो फील्ड होगा वो माइनस हो जाएगा। एंगल अभी भी कितना सबटेंड कर रहा है, ये थीटा अपॉन 2 पाई। करंट तो अभी भी आई फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई। रेडियस चेंज हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा अब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b का, मतलब रेडियस जो है वो b का रेडियस हो गया। फिर फाइनली क्या करेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई वायर 6 के लिए अगर बात करें तो वायर 6 में जो रेडियस है, वायर 6 में जो रेडियस है उसका वैल्यू कितना है, c, उसका स्ट्रेंथ है c, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। इन सबको सॉल्व करने के लिए जो भी कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। p पॉइंट पर नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है,
डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। देखो दो बाहर की तरफ है और एक क्रॉस है, वो वैसे तो वो डेटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी ऐसा मान लेते हैं कि बाहर की तरफ वाला का डायरेक्शन अगर ज्यादा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब पी पॉइंट पर अगर अपन कैलकुलेट करें तो देखो थीटा बाई 2 पाई मेरे को सब जगह दिख रहा है, तो थीटा अपॉन 2 पाई तो अपन ने कॉमन पहले बाहर निकाल लिया। फिर म्यू नॉट आई भी अपने को सब जगह दिख रहा है, म्यू नॉट आई भी सब जगह दिख रहा है, तो म्यू नॉट आई भी कॉमन निकाल दो। 2 2 2, ये 2 भी कॉमन है, वो भी बाहर निकाल दिया। तो पहले वाले में ब्रैकेट के अंदर है 1/a, दूसरे में ब्रैकेट के अंदर है 1/b, और तीसरे में ब्रैकेट के अंदर है 1/c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी सी के अगर वैल्यूज गिवन होंगे तो पुट कर देंगे, जो भी सॉल्व करने पर आएगा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेसिकली तुमको क्या करना है, फील्ड फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड वाइज, और ऐड करने के लिए तुमको डायरेक्शन भी चेक करना पड़ेगा। मान लो और क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये पॉइंट ओ है, सपोज इसका रेडियस है आर, यहाँ से करंट आई आया, ये करंट आई इधर गया और ये घूम के इधर चला गया, और सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल बताया गया है 60 डिग्री का है, ठीक है। फिर से बोला गया है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब अगर मेरे को पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जितने भी वायर्स हैं सबके कारण फील्ड कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं ये वायर 1 है, इसको मान लेते हैं वायर 2 है, इसको मान लेते हैं वायर 3। तो अपन लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 3। सबको अपन फाइंड आउट करके क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब अगर आप W1 वायर के लिए देखोगे ना, तो W1 वायर के लिए ये जो पॉइंट O है, W1 वायर के लिए ये जो पॉइंट O है वो उसके एक्सिस का पॉइंट है। तो अगर वो उसके एक्सिस का पॉइंट है तो फॉर W1 वायर ये जो फील्ड है ना, फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। उसी तरह W3 वायर के लिए अगर सोचोगे तो W3 वायर के लिए भी पॉइंट O कैसा पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जो भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आना है वो W2 वायर के कारण ही आएगा। तो अगर अपन W2 वायर के कारण फील्ड कैलकुलेट करें तो देखो, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री का बताया गया है, मतलब ये जो पूरा बचा हुआ एंगल है, ये जो आर्क है, इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो एक्चुअल में कितना है, वो एक्चुअल में 300 डिग्रीज का होगा क्या, बिल्कुल सर। अब फॉर्मूला यूज कर, अच्छा पहले तो डायरेक्शन देख लो, तो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर करंट मूव कर रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ चला जाएगा क्या, राइट हैंड थंब रूल से। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, डायरेक्शन मेरे को पता है कि डायरेक्शन क्या आना है, क्रॉस आना है, मैंने डायरेक्शन अलग से हैंडल कर लिया है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करूं तो थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, 300 का है। थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई को मैं 360 डिग्रीज भी लिख सकता हूँ। थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे ना, तो कैंसिल कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 12 आर। ये हमारे पास आंसर आने वाला है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ का वैल्यू जो होगा ऐसा कुछ आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जब हमने थोड़ा सिंपल सिंपल वेक्टर का एडिशन किया है। अब इसमें ना वेक्टर को और ज्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है। वेक्टर को और ज्यादा कैसे इन्वॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बताते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ फिर वापस आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ऐसा बोल रहे हैं कि एक वायर आया इस तरह से अलोंग जेड का नेगेटिव, ये वायर आया जिसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। फिर ये जो वायर है, ये वायर जो है वो वाई एक्स प्लेन में ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रहा है, और वापस से क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। वापस से ये क्या करेगा, जेड एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये डायग्राम है। पहले तो डायग्राम समझो, डायग्राम समझ लोगे तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसका यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर पर अपने को नेट फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब पहले डायग्राम समझो कैसा है।
ये वाई प्लेन, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा जो कॉपी है, जो भी तुम्हारा कॉपी है या बुक है, वो उसमें एक्स वाई प्लेन हो गया, वो तुम्हारा जो प्लेन है, जो भी कॉपी है, जैसे ये तुम्हारा कॉपी है अगर, तो ये कॉपी ले लो, ये कॉपी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस बाहर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो करंट का 3 वायर्स है बेसिकली, यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 वायर है। ये पहला वायर है W1, ये दूसरा वायर है W2 और ये तीसरा वायर है W3। अब ये जो W1 वायर है वो अलोंग Z एक्सिस है, Z एक्सिस के पैरेलल है या Z एक्सिस के अलोंग है, लेकिन माइनस ऑफ Z एक्सिस की तरफ जा रहा है। मतलब ये देखो, ये Z एक्सिस बाहर आ रहा था, तो ये Z एक्सिस के अलोंग है लेकिन Z एक्सिस में अंदर जा रहा है। जैसे अगर आप इमेजिन करोगे कि ये मेरा XY एक्सिस है, मान लो मैं एक पेज से इमेजिन करूं, मैं बोलूं कि अगर ये मेरा प्लेन जो है ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। मैं थोड़ा शेयरिंग बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर मैं बोलूं कि इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इसके सामने ऐसे बाहर आएगा। अच्छा, अब ये जो सामने बाहर आ रहा है तो उसमें क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर ऐसे अंदर आया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, फिर सेमी सर्कुलर वायर में ऐसा घुमा, सेमी सर्कुलर वायर में ऐसा एक्स वाई प्लेन में ऐसा घुमा, सेमी सर्कुलर आर्क बना, फिर वापस से जेड एक्सिस के पैरेलल निकल गया। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? अब इसके कारण अपने को यहाँ पर सेमी सर्कल का जो सेंटर है वहां पर क्या करना है, फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखना स्टार्ट करूं तो एक्चुअल में मेरे पास क्या है, 3 वायर्स हैं और 3 वायर्स के कारण अपने को क्या करना है, सी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मतलब एक्चुअल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट सी पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट सी पर, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 3। इन तीनों वायर्स के कारण जो सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब देखो, मैं डायरेक्शन यहाँ पर बोलूंगा, डायरेक्शन तुमको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म में डायरेक्शन बताना थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करो, फॉर वायर 1, अच्छा वायर 1 के लिए पॉइंट सी पर फील्ड 0 होगा क्या इस बार? नहीं, वायर 1 के लिए जो स्ट्रेट वायर था उसके लिए फील्ड तभी 0 होता था जब वो उस पॉइंट उसके एक्सिस पर होता था। अभी ये इसका एक्सिस यहाँ कहीं पर है अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस देखो, ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव है, ये माइनस जेड एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी अगर देखोगे तो जेड एक्सिस और इसके बीच में एक डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो जो उसका रेडियस है, जो भी करंट कैरिंग वायर का रेडियस उतना डिस्टेंस है क्या? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, ये जो वायर है ना, ये वायर क्या है, ये वायर इधर इन्फिनिटी से ऐसा चलता हुआ आ रहा है, ऐसे इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है और फिर वापस में कहाँ चला गया, वापस में इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं वायर 1 के लिए, पहले तो अपन डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, पहले अगर अपन डायरेक्शन के लिए बात करें तो वायर 1 जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। आप क्या करो, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और वो भी जेड एक्सिस के अंदर के डायरेक्शन है, माइनस माइनस जेड एक्सिस की तरफ है, तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ अपने थंब को पॉइंट करो। जो कर्लिंग फिंगर्स होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं क्या? जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे वो फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बोला कि मेरा एक्स वाई प्लेन ऐसा है, ये मान लो मेरा एक्स वाई प्लेन है ऐसे, इधर एक्स प्लेन इधर वाई प्लेन, और यहाँ पर क्या है, जो जेड एक्सिस है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था। ये जो स्टाइलस है ना, ये जो मेरा पेन है, वो जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था। अब इसमें करंट ऐसा आया, फिर ये एक्स वाई प्लेन में ऐसा मुड़ेगा, देखो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसा मुड़ेगा, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जेड एक्सिस है, अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं तो देखो, करंट कैरिंग वायर जेड एक्सिस के अलॉन्ग आया, एक्स वाई प्लेन में मूव किया, फिर ये पैरेलल होके बाहर आ गया क्या? डायग्राम थोड़ा मुश्किल है यहाँ से समझना, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसके कारण करंट फाइंड करूं तो थंब को मैंने करंट के डायरेक्शन में प्लेस किया। अब ये जो कर्लिंग फिंगर्स है वो y के नेगेटिव में जा रहे हैं क्या? ये जो कर्लिंग फिंगर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो y के नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर 1, यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर 1 है, इस वायर 1 के कारण अगर मैं फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करूं या फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करूं पॉइंट सी पर, तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे डाउनवर्ड होगा। मतलब ये जो वायर 1 के कारण, ये BW1 वायर अगर मैं लिखूं ना, तो देखो पहले तो मैग्नीट्यूड लिखना बहुत ही आसान है। ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर है तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसमें अगर देखोगे तो वायर ऐसा है और यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। मतलब एक तो एंगल यहाँ पर थीटा 1 का वैल्यू तो 90 है,
लेकिन थीटा 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल सर। तो थीटा 1 90 और थीटा 2 0 रखोगे ना तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। साइन थीटा 1 को 90 पुट कर दिया, साइन 90 1 होता है और साइन 0 तो कुछ होता नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 का मैग्नीट्यूड जो है वो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। और डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे सर? डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो है माइनस जे कैप। डायरेक्शन तुम ध्यान से देखो कैसे रख रहे हैं अपन। अब तुम एक्स वाई जेड एक्सिस 3D में खुद से इमेजिन करो, थंब को प्लेस कर दो माइनस जेड की तरफ। जब थंब को माइनस जेड की तरफ प्लेस करोगे ना तो वो जो फिंगर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे पॉइंट सी पर। अगर फिंगर्स, ये जो कर्लिंग फिंगर्स होते हैं वही तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं, तो अगर ये कर्लिंग फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा या माइनस ऑफ जे कैप की तरफ हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं वायर 2 के बारे में बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2, तो मैग्नीट्यूड क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 अपॉन 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। ये हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन का सेंस अगर कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में घुमाओगे तो थंब जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? क्लॉकवाइज सेंस में। अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में है तो थंब जो होगा वो प्लेन के अंदर जा रहा है क्या? एक्स वाई प्लेन के अंदर जा रहा है। ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा वहां पर घर बैठ के। अगर मैंने कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोटेट कराया तो ये जो थंब है, थंब जो होगा वो क्या करेगा? प्लेन के अंदर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब प्लेन के अंदर का डायरेक्शन कौन सा है? प्लेन के अंदर का डायरेक्शन माइनस ऑफ जेड एक्सिस है क्या? तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ के कैप। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन करने के लिए आपको डायरेक्शन ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप सही से डायरेक्शन नहीं एनालाइज कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाने वाले। अच्छा भाई साहब, फिर अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ थर्ड वायर, थर्ड वायर के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो फिर से ये जो थर्ड वायर है वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड और जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो पॉजिटिव और जेड के अलोंग अगर आपने थंब को प्लेस किया ना तो इस बार कर्लिंग फिंगर्स जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अगर देखो, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल जो है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, और अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे वो करंट के डायरेक्शन में होंगे। अब अगर कर्लिंग फिंगर्स करंट को पॉइंट कर रहे हैं तो थंब मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करता है। अगर थंब करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता है तो कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं। अगर वायर 3 के लिए अगर आप देखोगे ना तो वायर 3 में भी अगर आपने राइट हैंड थंब रूल सही से यूज किया, W3 के अलोंग वायर W3 वायर के लॉन्ग राइट हैंड के थंब को रख दो, कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे वो वापस से y के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर ये वापस से y के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो वापस से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे पहले, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अभी भी आर हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन क्या है? आर है और सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस जे कैप हो गया क्या? हाँ सर। मतलब ये तीन वेक्टर्स में दो वेक्टर्स तो माइनस जे कैप के अलॉन्ग है, तो जो दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन के अलॉन्ग है उसका समेशन तो ऐसे ही हो जाएगा, और एक वेक्टर माइनस के कैप के अलॉन्ग है। मतलब मेरे पास जो एक्चुअल में रिजल्ट आने वाला है, उसमें मेरे पास ये फील्ड और ये फील्ड ऐड कर दिया अगर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये दोनों ऐड करने पर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये जो फील्ड था सेमी सर्कुलर वायर के कारण जो फील्ड है वो माइनस के कैप है। माइनस के कैप मतलब जेड एक्सिस का वो भी नेगेटिव, तो वो अंदर की तरफ चला गया क्या? तो एक अंदर की तरफ में फील्ड है जिसका वैल्यू कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। अब एक वेक्टर y के नेगेटिव की तरफ है और एक वेक्टर z के नेगेटिव की तरफ है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या? अब दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, तो रिजल्ट अपन क्या लिखते हैं? रिजल्ट रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C का जो रिजल्टेंट होगा, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर म्यू नॉट आई
डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर एक 2 और आया था, और सेकंड वाला वेक्टर जो है वो क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r का होल स्क्वायर। अब इससे ना जो भी आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो वो बाहर निकाल लो। तो देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, रूट से बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर स्क्वायर बन के बाहर निकला था, रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, म्यू नॉट चला गया, आई चला गया, 2 चला गया, r चला गया, तो बच रहा है 1/पाई का स्क्वायर। यहाँ पर म्यू नॉट चला गया, आई चला गया, 2 चला गया, r चला गया, तो यहाँ पर बच रहा है 1/4। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखो ये z, एक फील्ड मेरे पास उधर था -z की तरफ और एक फील्ड इस तरफ है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। कौन से प्लेन में, तो वो प्लेन जो होगा वो हो जाएगा YZ प्लेन में रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो YZ प्लेन में होगा। बात समझ में आया है? इस तरह से क्वेश्चंस अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 3 डायमेंशन वाला हो गया। यहाँ पर हमने एक वेक्टर का अच्छा सा एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट में अपन क्या बात करेंगे, नेक्स्ट में हम बात करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड। अच्छा, अब ये सोलेनॉइड क्या होता है सर? तो सोलेनॉइड तुमने देखा होगा, अगर तुम फिजिक्स के लैब में गए होगे कभी, तो सोलेनॉइड में क्या होता है ना, एक इस तरह का सिलेंड्रिकल कोर होता है। सोलेनॉइड में एक इस तरह का सिलेंड्रिकल कोर होता है, जिसके ऊपर इस तरह से क्या करना होता है, वायर्स जो होते हैं वो वुंडेड होते हैं, ऐसे वायर्स जो है वो वुंड करके रख दिए गए। अब ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। या अगर आपने क्लास 10th में अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां पर आपको रियोस्टेट नाम का डिवाइस मिला होगा। ये जो रियोस्टेट नाम का डिवाइस होगा वही क्या होता है, वही हमारा सोलेनॉइड होता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सोलेनॉइड हो गया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ ना कुछ डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि एक बार डायग्राम बना लूंगा तो फिर एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये सोलेनॉइड है। अभी सोलेनॉइड बस इतना समझ लो कि एक ऐसा सिलिंड्रिकल कोर होता है जिसमें ऐसे 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 वायर्स जो होते हैं वो वुंडेड होते हैं। आगे जाके यही सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से तुमने सुन रखा होगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये जो करंट कैरिंग वायर्स है, ये जो करंट कैरिंग वायर्स है वो सारे मिलके क्या करेंगे, फील्ड क्रिएट करेंगे। तो अगर सारे मिलके फील्ड क्रिएट करेंगे तो फील्ड जो जनरेट होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो हम यूज करेंगे सोलेनॉइड के केस में। स्मॉल आर क्या है, ये जो सर्कुलर लूप्स यहाँ पे बनते हैं ना, उसका रेडियस होता है स्मॉल आर। एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो प्रेजेंट है इस सोलेनॉइड में, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट होंगे वो कैपिटल एन है। और स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है, ऐसा समझ लो कि 1 सेंटीमीटर ऑफ सोलेनॉइड में कितने नंबर्स ऑफ टर्न प्रेजेंट है वो स्मॉल एन है, या 1 मीटर ऑफ लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है वही स्मॉल एन है। तो कैपिटल एन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल एन की है, मतलब जो भी फॉर्मूलाज है वो कैपिटल एन से ज्यादा स्मॉल एन के टर्म्स में रहता है। अच्छा, अब यहां पर मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट any point, magnetic field at any point in the axis of solenoid, magnetic field at any point in the axis of solenoid। मान लो, अब ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आया। मान लो ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मैंने क्या बताया, एक सिलिंड्रिकल कोर है जिसमें वायर्स वुंडेड है। सोलेनॉइड जो था एक सिलिंड्रिकल कोर था जिसमें वायर्स वुंडेड थे। मान लो इस तरह का एक सिलिंड्रिकल कोर है, इसको अगर मैं ऐसे बीच से कट कर दूं, ऐसे अगर इसको मैं बीच से कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन। ये सिलेंडर है, इसको अगर ऐसे ऐसे बीच से कट कर दिया तो वो जो कट करने के बाद जो सेक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने क्या किया है, हमारे सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है। जो हमारा सोलेनॉइड था ना, इस सोलेनॉइड का हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है। अब ध्यान से देखो सर, ये डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है? डॉट और क्रॉस का मतलब समझने के लिए क्या है, जैसे यहां से ये वायर अगर देखोगे तो इसमें वायर में क्या है, फिर से मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, इसमें करंट ऐसे इधर से बाहर आ रहा था, फिर अंदर जा रहा था, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। तो डॉट का मतलब है करंट बाहर आया, क्रॉस का मतलब है करंट अंदर चला गया।
तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें क्या होगा, डॉट का मतलब है करंट ऐसे बाहर आया फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आया फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आया फिर अंदर चला गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा पूरा सोलेनॉइड है जिसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये कौन सा व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। बायो के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो ये सब जानते होंगे आप लोग, क्रॉस सेक्शनल व्यू, बीच से अपन ने उसको कट कर दिया। अच्छा, अब इसके एक्सिस में कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, जहां पर हमें क्या करना है, फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अब मैंने ना यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है। अब ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अपने को बस क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक सोलेनॉइड है और उसके एक्सिस में कोई पॉइंट है पी, तो उस पी पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई 2 cos θ2 माइनस θ1। अब म्यू नॉट क्या है समझ में आता है सर, एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई जो करंट फ्लो कर रहा है वायर्स में वो हो गया, θ2 अगर देखोगे तो ये जो सोलेनॉइड का एक एंड से पॉइंट पी पर एंगल सबटेंड हुआ ये θ2, और सोलेनॉइड के दूसरे वाले एंड से जो एंगल सबटेंड हुआ वो θ1। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करते थे तो θ1 और θ2 ऑपोजिट सेंस में जाके मेजर करते थे, θ1 इस तरफ जाके मेजर करते थे और θ2 ऑपोजिट सेंस में जाके मेजर करते थे। सोलेनॉइड के केस में ये जो डायग्राम है उसमें θ1 और θ2 को सेम सेंस में रखा गया, θ1 भी ये इस एक्सिस से मेजर किया गया, θ2 भी इसी एक्सिस से मेजर किया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डायग्राम और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर से डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया, किसने लाया, ये हमारे काम का नहीं। अच्छा, अब एक्चुअल में ये क्या है ना, ये रियलिटी का सोलेनॉइड है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में रखता है आइडियल सोलेनॉइड। मतलब हमें जो सोलेनॉइड पढ़ना है ना, हमें जो सोलेनॉइड पढ़ना है और जो 95% टाइम हमारे सिलेबस में आएगा वो है आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड में क्या होगा सर, ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो तो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का एक लाइन है, क्या लाइन है कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, तो आइडियल सोलेनॉइड का पहचान यही है, आइडियल सोलेनॉइड का पहचान है कि उसका जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ लूप के सामने क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। या तो आप इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हो आइडियल सोलेनॉइड की, या देखो धीरे धीरे और भी पहचान क्या हो जाएगा। मान लो मैंने बोला कि ये जो आइडियल सोलेनॉइड है इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब इधर भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा और इधर भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, इधर से भी इंफिनिटी और इधर से भी इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी को टेंड करेंगे। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को अगर मैं बढ़ा के इतने से बढ़ा के अगर इतना कर देता तो θ2 और छोटा हो जाता क्या। अब अगर मैं इस सोलेनॉइड को बढ़ा बढ़ा के टेंडिंग टू 0 कर दूंगा, तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड, ये जो आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड के लिए θ2 का वैल्यू जो है वो 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा क्या। तुम लॉजिकली सोचो, मान लो सोलेनॉइड का लेंथ यहाँ पर नहीं होके सोलेनॉइड यहाँ कहीं पर होता तो θ2 का वैल्यू कम हो गया था क्या, और दूर कर देंगे तो θ2 और कम हो जाएगा। अब अगर वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी चला जाएगा तो θ2 का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अच्छा, θ1 के बारे में सोचो, अभी θ1 कुछ 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो कुछ 150 हो जाएगा, और बढ़ा दूं तो और बढ़ जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया अगर, तो θ1 का वैल्यू 180 डिग्री का हो जाएगा क्या। अब हमारे सिलेबस में 95% टाइम जो है स्कूल कॉलेज के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में तो आइडियल सोलेनॉइड ही पूछेंगे। ठीक है, अब अगर वो आइडियल सोलेनॉइड ही पूछेंगे तो यहाँ पर θ2 को 0 रख देंगे और θ1 को 180 रख देंगे इस फॉर्मूले में। अब जैसे ही आप फॉर्मूले में रिप्लेस करोगे θ1 और θ2 का वैल्यू, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू कितना आने वाला है, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई 2 cos θ2 मतलब हो जाएगा cos 0 माइनस में cos 180, ये पुट कर दिया अपन ने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई 2, cos 0 का वैल्यू 1 है, फॉर्मूले का माइनस, cos 180 का भी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1 + 1 और ये 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट ni। अब तुम लॉजिकली सोचो, अगर ये सोलेनॉइड आइडियल है, अगर ये सोलेनॉइड जो है वो आइडियल है, तो मैं यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर 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 करूँ, यहाँ पे करूँ, सारे पॉइंट्स एक जैसे हो जाएंगे क्या।
अगर सारे पॉइंट्स एक जैसे हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड आइडियल है तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास जो सोलेनॉइड है वो आइडियल है, मैं इसको नोट करके लिख सकता हूं, फॉर आइडियल सोलेनॉइड, फॉर आइडियल सोलेनॉइड magnetic field inside, magnetic field inside is uniform. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ऐसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में समझाया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होते थे तो उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे ना। तो सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर अगर आपको फील्ड लाइंस बनाना है, और ये कैसे, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो फील्ड लाइंस क्या करेंगे, ऐसे पैरेलल दिखा देंगे। पैरेलल क्यों दिखा रहे हैं, पैरेलल दिखाने का मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर में जो फील्ड है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, ये एरो आपने कैसे बना दिया सर, आप तो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया है, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया, आप एक अलग से डायग्राम बनाना। ब्लू से जो मैंने दिखाया है, ये ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अपने को ये बात याद रखना पड़ेगा कि सोलेनॉइड के अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। ठीक है, अच्छा, इसको सोलेनॉइड के केस में फील्ड को याद करने का एक आसान तरीका हो सकता है मुन्नी, इसको बोल देना मुन्नी। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, मुन्नी। ठीक है, तो मुन्नी बदनाम हुई सोलेनॉइड तेरे लिए, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, अब अपने को क्या करना होता है, कभी कभी पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में कहीं पर भी फील्ड कैलकुलेट करोगे उसका वैल्यू म्यू नॉट एन आई है। कभी कभी वो आपसे पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। मान लो ये पूछा गया है सोलेनॉइड के एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, अगर ये पूछा गया है तो कभी भी अगर मेरे से सोलेनॉइड के एंड्स में पूछा जाए, सोलेनॉइड के एंड में पूछा जाए, फिर से आप डायग्राम ध्यान से देखना, मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूँ, लेकिन आप एक डायग्राम मत बनाना, आप मल्टीपल डायग्राम्स बनाना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अच्छा, मान लो मैं बोलूं कि मैं सोलेनॉइड के एंड में हूँ, सोलेनॉइड के एंड में हूँ मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कहीं पर हूँ। अगर सोलेनॉइड का एंड लेना है तो यहाँ कहीं पर। अभी देखो ये आइडियल सोलेनॉइड है, तो अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है तो थीटा 2 का वैल्यू तो अभी भी टेंडिंग टू 0 है, लेकिन इस बार अगर देखोगे तो थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड पर अगर बात करें तो थीटा 2 का वैल्यू 0 रख देंगे और थीटा 1 का वैल्यू 90 रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 cos of 0 माइनस ऑफ cos of 90। cos of 90 का वैल्यू क्या है, cos of 90 का वैल्यू 0 है, और cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का वैल्यू अपने को मिलेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट P पर फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। अब ये याद रखने की बात है, क्या सेंटर पर या सोलेनॉइड जहां पर भी प्रेजेंट है, सोलेनॉइड के अंदर में कभी भी फील्ड कैलकुलेट करोगे तो आइडियल सोलेनॉइड, अब मैं जब भी बोलूंगा वो आइडियल सोलेनॉइड ही होगा क्योंकि रियलिटी वाला सोलेनॉइड तो सिलेबस में है ही नहीं। तो जो सोलेनॉइड के अंदर में फील्ड का स्ट्रेंथ आता है उसका वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, और सोलेनॉइड के एंड्स में जो वैल्यू आता है वो जस्ट आधा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फील लाइंस दिखते हैं ना, जो फील लाइंस दिखेंगे जो भी हमने बनाए थे, वो फील लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर तो आपको यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील लाइंस इस तरह से पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखेंगे ऐसे, लेकिन जैसे ही तुम सोलेनॉइड से बाहर निकलना स्टार्ट करोगे तो ये फील लाइंस ऐसे बेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से फील लाइंस आपको दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे सर, तो फील्ड का डायरेक्शन दिखाओगे राइट हैंड थंब रूल से। अब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या था, ऐसे ऐसे करंट बाहर से जाके ऐसे अंदर जा रहा था ना, राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करोगे
जब भी आपको सोलेनॉइड में फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करना, सोलेनॉइड को ग्रैब करने की कोशिश करना इन द सच दैट वो जो कर्लिंग फिंगर्स है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना स्टार्ट करे। तो ये जो सोलेनॉइड था उसमें वाइज ऐसे ऐसे से वुंडेड थे, तो करंट के डायरेक्शन में जब राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो थंब जो है वो राइट के साइड में पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे राइट साइड के अलोंग। तो सोलेनॉइड में इतनी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई का जो डेरिवेशन है ना, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ये फॉर्मूला आप क्या कर लेना, याद रख लेना। ये जो डेरिवेशन होता है ना, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ से आता है। डेरिवेशन इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई काम का नहीं है, इसलिए कोई कराने का फायदा नहीं, ठीक है। अगर समय परमिट करता तो शायद मैं डेरिवेशन करा भी सकता था। अच्छा, अभी नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये बायोट-सावर्ट्स लॉ मैंने खत्म कर दिया है। अब मेरे को स्टार्ट करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टीज है मैं एक बार लिख दूंगा, ठीक है, एक बार लिख दूंगा, स्क्रीन पॉज करके लिख देता हूँ, फिर मैं आपको वो फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी समझा दूंगा। देखो, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जैसा तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ा है वैसा ही कुछ होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो जो चेंज होगा, जो अलग होगा वो भी समझा दूंगा, और जो एक जैसे होंगे वो भी बता देंगे। तो मैं स्क्रीन पॉज करके पहले उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। देखो, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। अगर ये देखोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से ये जस्ट अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते थे वो या तो पॉजिटिव चार्ज से या इंफिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी पे चले जाते थे, ऐसा कुछ होता था। वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे वो कंजर्वेटिव फोर्स थे, और अगर वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते, तो वर्क डन वहां पर जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो आया नहीं था। तो ये सब मैंने वहां पर समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी समझाई थी। स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाई डज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस विल नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, तो वो तुमको बताना पड़ेगा जो रीजन मैंने वहां पर समझाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, ये हमेशा याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ऑपोजिट है। कैसे क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो आउटसाइड द मैग्नेट अगर आप देखोगे तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस आउट साउथ पोल। मतलब मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे चले जाते हैं, और इनसाइड द मैग्नेट इट ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर में क्या होगा, ये साउथ पोल से ओरिजिनेट करके नॉर्थ पोल में मर्ज कर जाते हैं। तो हमने अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहला जो पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाते हैं। मैग्नेट के बाहर मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहां से यहां जाएंगे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल चले जाएंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो नॉर्मल सा बात है ना, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आपको किसी पॉइंट पर दिखेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होगा। तुम्हें अगर क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक याद है तो वो बार मैग्नेट पे इन्होंने इस तरह से ऐसे फील्ड लाइंस दिखाए होंगे। तो पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर फील्ड लाइन ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम करते जाते हैं। तो इस तरह से हम पैटर्न बनाते हैं, ये शायद आपने देखा होगा। तो देखो, मैग्नेट के पास में फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, लेकिन जैसे ही मैग्नेट से दूर चले जाओगे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो जाती है। तो नॉर्मल सा फैक्ट है, कोई बड़ी सी बात है नहीं। फिर ये पॉइंट भी आपने वहां पर पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, tangent at any point on magnetic field lines give the direction of net magnetic field at that point। मान लो अगर मेरे पास ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट पर, तो ये जो टैंजेंट है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता है। जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर जी, इतना तो अपने को समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर ये थर्ड वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होता था कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर पाएंगे, ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको खुद लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर अपने को दो डायरेक्शन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एक इस वाले टैंजेंट के लिए, एक इस वाले डायरेक्शन के लिए। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये चौथा पॉइंट है जो आपको
लिखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट क्या है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक पोजीशन पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो क्या हो जाएगा, एक इम्पॉसिबल सा केस हो जाएगा। अच्छा, सेम मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे दो अलग अलग मैग्नेट के फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, ये भी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक field lines, electric field lines were also known as lines of forces. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस were also known as lines of forces, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता था ना, उसी डायरेक्शन में अगर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रख दोगे तो वो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता था। बट direction of magnetic field and magnetic field lines are different. Magnetic field lines are different, hence magnetic field lines cannot be said, मतलब hence magnetic field lines cannot be said मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये डिफरेंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दो डिफरेंस है, एक तो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो उसको हम अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बोल सकते। इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। इसके बाद वाले लेक्चर में एम्पीयर सर्किटल लॉ देखना है, तो वो आज पढ़ाऊंगा, तो वो शायद शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज।